वाले को कि ये ज़मीन तो हमारी है। फिर उस ज़मीन के ऊपर जब तक दूसरा राष्ट्र प्रभावित होता है, सोचता है, तब तक चीन एक साथ 4-5 जगह पे अपना दावा ठोकता है। उसके बाद चीन फिर उस जगह पे घेरा डालता है और सामने वाले राष्ट्र को डराने के लिए अपनी सैनिक नीति का सहारा लेता है। वर्तमान में भारत चीन के बीच में आप देख रहे हैं सारा कुछ ऐसे ही हो रहा है और दूसरों को थकाने की नीति पे ये चलता है। दूसरा राष्ट्र अगर थक जाता है तो चीन के ऊपर जो चीनी दावे हैं उसको मान लेता है, और नहीं थकता है तो भारत जैसे चीन से आंख से आंख मिला के बात कर सकता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे चीन की विदेश नीति की विशेषताएं, और जो विदेश विशेषता है वो हम सब खुद ही देख रहे हैं। आक्रामकता चीन की विदेश नीति में है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति का चीन सहारा लेता है। भारत को किसी भी कीमत पर चीन अपने बराबरी पर लाना नहीं चाहता है, और बाकी जो दक्षिण एशिया के और एशिया के राष्ट्र हैं उनको चीन जो है वन बेल्ट वन रोड योजना के माध्यम से आर्थिक मोर्चे पर चीन ने उनको कर्जा देकर अपना गुलाम बना दिया है। अब हम शुरू करेंगे आक्रामकता। आक्रामकता चीन का स्वभाव है। आक्रामकता का मतलब प्रहार या हमला ही नहीं, किसी न किसी तरीके से दूसरे देशों या अपने देश में इस प्रकार की स्थितियां पैदा करने की कोशिश करना है जिनसे तनाव बढ़ता है और बनता है। तनाव बढ़ने की प्रवृत्ति कभी कभी हमले का स्वरूप अख्तियार कर लेती है, जैसे 1950 में कोरिया और 1962 में भारत के साथ हुआ। 1969 में सोवियत संघ और 1979 में वियतनाम के साथ भी चीन ने इसी आक्रामकता का परिचय दिया। इसी तरह प्रहार का तात्पर्य अपने प्रभाव, प्रभुत्व और दादागिरी का प्रसार करना है। चीन शायद यही चाहता है। उसका मानना भी है कि इस तरह की गतिविधियों से केवल इतिहास के पन्नों में ही उसका स्थान स्थायी न हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका दबदबा बढ़े। मोटे तौर पर दूसरों को आतंकित करने की नीति ही शायद उसका स्वभाव बन चुका है। अक्टूबर 1949 में चीन की स्थापना हुई। 1950 में कोरिया में उलझ गया। कोरिया युद्ध में चीन ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। एक बार चीन को उलझा हुआ तो वो बढ़ता ही चला गया। कोरिया के बाद हिंद चीन, तिब्बत, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि स्थानों पर उसका प्रभाव बढ़ा। 1963 को थाई देश के प्रतिरक्षा मंत्री जनरल थानम कीर्तिकाचारण ने भी चीनियों की घुसपैठ और सीमा पर पर्वतीय कबायलियों को उकसाने का आरोप लगाया। 56 में म्यांमार बर्मा ने आरोप लगाया। 1958 में जापान ने लगाया। 1950 से 54 में इंडोनेशिया ने चीन के द्वारा उसके आंतरिक मामलों में दिलचस्पी और हस्तक्षेप का आरोप लगाया। 1960 तक चीन ने सोवियत संघ के किसी क्षेत्र पर अपना दावा नहीं जताया, लेकिन 1964 में उसने कुछ नक्शे प्रसारित कर चीन और सोवियत संघ की सीमा पर लगे हुए कुछ क्षेत्रों को विवादित क्षेत्र घोषित किया, और 1969 में चीन ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। भारत के ऊपर 1962 का हमला हमें पता ही है। चीन दक्षिणी सागर पर भी अपना एकमात्र अधिकार मानता है, और पिछले दिनों उसने पार्सेल और स्प्रेटली द्वीपों पर अपना अधिकार जताकर अच्छा खासा तनाव पैदा कर दिया था। तेनकाऊ द्वीप जापान पर भी चीन अपना अधिकार जमाता है। चीन और वियतनाम में 2000 वर्ष पुराने संबंध हैं। 1925 में हो चिन मिन चीन में रहते हुए अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रचार करते और बहुत से चीनी क्रांतिकारी वियतनाम में रहते हुए इस तरह की योजनाएं बनाते थे। 1954 में चीनी क्रांतिकारियों ने वियतनाम में ऑस्ट्रेलिया और वहां से युद्ध करके क्वांगतिंग सेना को पराजित किया, लेकिन वियतनाम में अमेरिकी उलझाव के बाद स्थितियाँ बदलती चली गईं और वियतनाम की सोवियत संघ से दोस्ती के कारण चीन और वियतनाम में भी लड़ाई हो गई 1979 में। तो एशियाई क्षेत्र देशों के अतिरिक्त चीन समय समय पर अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों में कई तरह की घुसपैठ करता है। जाम्बी और तंजानिया में तांजाम रेलवे के निर्माण के समय भी चीनियों की घुसपैठ हुई। सोवियत संघ से भी उसकी अनबन हुई तो अल्बानिया ही उसका एकमात्र मित्र यूरोप में बचा हुआ है, लेकिन उससे भी उसकी अनबन हुई क्योंकि अल्बानिया में चीन द्वारा आक्रामक स्थितियाँ पैदा करने का प्रयास था, और जब अल्बानिया ने इसका विरोध किया तो चीन ने अल्बानिया से सभी चीनी विशेषज्ञ वापस बुला लिए और चीन में रहने वाले सभी अल्बानियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। दूसरा आता है नीतिगत स्थायित्व एवं एकता का अभाव। चीन की विदेश नीति कभी स्थायी और ठोस सिद्धांतों पर चलने वाली नहीं रही। यह समय, परिस्थिति, आवश्यकता, राष्ट्रीय हित और शक्ति संघर्ष के तत्वों द्वारा प्रभावित और परिवर्तित होती रहती है। जैसे रूस, अक्टूबर 1949 में क्रांति के बाद रूस ने साम्यवादी चीन को भारी मात्रा में आर्थिक, तकनीकी और सैनिक सामग्री की सहायता दी। उसे संयुक्त राष्ट्र
संघ का सदस्य बनाने का प्रयास किया और कोरिया युद्ध के समय चीन को पूर्ण समर्थन दिया। किंतु 1960 के बाद जब चीन शक्तिशाली हुआ तो चीन ने सोवियत संघ के खिलाफ आरोप लगाने शुरू किए और 1969 में दोनों देशों की सेनाओं में उसूरी नदी की घाटी में सैनिक मुठभेड़ हुई और इससे चीन और रूस में मतभेद अत्यधिक उग्र हो गए। वर्तमान में चीन और रूस में मैत्री हो गई है। दूसरा, भारत उन देशों में था जिसने साम्यवादी चीन को तत्काल मान्यता दी और संयुक्त राष्ट्र संघ 1962 के युद्ध के बाद भी उसे सदस्यता दिलवाने के प्रयास किए। भारत ने चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार करने पर भी कोई विशेष विरोध प्रकट नहीं किया। 1959 में जब भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को शरण दी तो चीन का रवैया भारत के प्रति शत्रुता का हो गया और 1962 में उसने भारत पर हमला कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका 1971 तक चीन अमेरिका को अपना शत्रु नंबर 1 समझता था, किंतु 1971 के बाद चीन ने अमेरिका से मित्रता बढ़ाना शुरू कर दिया और दोनों के बीच सामान्य संबंधों की स्थापना हुई। 1981 के बाद से ही चीन अमेरिका के संबंधों में पूर्व सोवियत संघ के विरोध की दूरी में दोनों के बीच मधुरता बनी रही, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद फिर अब चीन अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने लगा है। नेक्स्ट है एक राष्ट्र की नीति। राष्ट्रीय अखंडता के संबंध में चीन की नीति स्पष्ट से एक राष्ट्र की नीति है। उसने प्रारंभ से ही हांगकांग और ताइवान को अपना अंग माना है। हांगकांग का विलय एक राष्ट्र दो व्यवस्थाओं के रूप में चीन में हो गया है। ताइवान के संबंध में भी एक राष्ट्र की नीति पर चीन कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। चीन ने अमेरिका से संबंध तभी सुधारे जब अमेरिका ने चीन की एक राष्ट्र नीति, अखंड चीन नीति को स्वीकार कर लिया। वर्तमान में ताइवान चीन का ही एक प्रदेश है, लेकिन अभी उसकी एक विशिष्ट स्थिति बनी हुई है। इस दृष्टि से ताइवान एक संप्रभुता वर्जित स्वायत्त चीनी प्रदेश है। ताइवान जब स्वतंत्र रूप से अमेरिका से संपर्क बनाता है तो चीन अपना विरोध दर्ज करवा देता है। नेक्स्ट है प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा। जहाँ कहीं चीनी है वहाँ चीन के आधार पर प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा करना चीन अपना अधिकार और कर्तव्य समझता है। चीन प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा के बहाने बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस आदि देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहता है, जिससे इन देशों के साथ चीन के संबंध तनावपूर्ण रहते हैं। इन देशों में चीनी समुदायों की विरोधी गतिविधियां प्रायः चीन के इशारे और सहायता पर होती रहती हैं। चारा और छड़ी की नीति। पामर और पाकिंस के अनुसार चीन की विदेश नीति चारा और छड़ी की रही है, अर्थात मीठे शब्दों और मैत्रीपूर्ण संकेतों के साथ प्रबल तरीकों और अपशब्दों के प्रयोग की। चीन की नीति शांति प्रियता की आड़ से में शक्ति की रही है। चीन ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति, दमन, धमकी, अन्य देशों के असंतुष्ट तत्वों को समर्थन व सहायता, छापामार युद्ध, आर्थिक सहायता, सैनिक प्रशिक्षण, गुप्त तोड़फोड़, सद्भावना यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, मुक्ति आंदोलनों का समर्थन आदि की रही है। नेक्स्ट है सैनिक शक्ति में विश्वास। चीन की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य सैनिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि करना है। उसके पास लाखों की संख्या में 27 लाख के करीब प्रशिक्षित स्थायी सेना है तथा हजारों की संख्या में आधुनिक व नवीन ढंग के वायुयान हैं। परमाणु शस्त्रों का उसके पास विशाल भंडार है। सन 2000 के बाद चीन ने अपनी सेना का व्यापक आधुनिकीकरण किया है और वर्तमान में चीन की सेना के चारों संगठक थल सेना, वायुसेना, नौसेना और रणनीतिक नाभिकीय कोर अपनी प्रभावी बढ़त बनाए हुए हैं। उसका सैन्य बजट $100 अरब के पार है और वह 11.2% की दर से अपने रक्षा बजट में वृद्धि कर रहा है। नेक्स्ट है दूसरों के मन में अनिश्चय की भावना पैदा करने की नीति। जवाहरलाल कोल कहते हैं कि अपने बारे में दूसरों के मन में अनिश्चय की भावना पैदा करना चीनी समर नीति का प्राचीन सिद्धांत है। गोपनीयता के साथ साथ यह भी जरूरी है कि अपने कार्यकलापों और वक्तव्यों से भ्रांति पैदा करके दुश्मन के आंकलन को प्रभावित किया जाए। माओ ने इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया है। वर्तमान में चीनी नेता इस तकनीक को अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट है उदारवादी नीति, अवसरवादी नीति। चीन की विदेश नीति में अवसरवादिता दिखाई देती है। वह अपनी बात और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
किसी भी हद तक दुश्मन से भी दोस्ती करने को तैयार रहता है। वर्तमान में रूस से वो समर्थन प्राप्त करने के लिए, रूस के करीब जाने के लिए और भारत जैसे देशों पर दबाव डालने के लिए वह हर प्रयास करने में लगा हुआ है। 30 सितंबर 2015 को जब रूस ने सीरिया पर पहला हवाई हमला किया तो चीन ने रूस के सीरिया पर हमलों का समर्थन किया, क्योंकि चीन की यह पहल भविष्य में रूस का समर्थन पाने के लिए है, जिससे वह रूस के समर्थक देश भारत जैसे देशों पर अपना प्रभाव डाल सके। नेक्स्ट है एक ध्रुवी विश्व में अविश्वास। चीन एक ध्रुवी विश्व में विश्वास नहीं करता। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने जब 23 अप्रैल 1997 से शुरू हुई रूस की 5 दिवसीय यात्रा की और अंत में जिस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए उसमें अमेरिका के प्रभुत्व को रोकने की व्यवस्था की। चीन और रूस का मत है कि नई विश्व व्यवस्था एक ध्रुवी नहीं हो सकती। वे एक देश का प्रभुत्व स्वीकार नहीं कर सकते, वे इसे रोकना चाहते हैं। नई विश्व व्यवस्था एक बहुध्रुवी है जिसके अनेक केंद्र। बेहतर यही है कि अमेरिका स्वीकार कर ले कि यह नई विश्व व्यवस्था बहुध्रुवी है और भविष्य में भी रहेगी। नेक्स्ट है आर्थिक दबाव की नीति। वर्तमान में वन बेल्ट वन रोड योजना के माध्यम से चीन एक महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया हुआ है, जिसमें वह दुनिया के करीब 108 देशों को अपने प्रभाव में लाना चाहता है और वह एक रोड बना रहा है जिससे एशिया से यूरोप के बीच में व्यापार मार्ग खुल जाए। देखने में तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, जिसमें चीन सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग सबका प्रयास करके, सबका सहारा लेके इन देशों को रोड के माध्यम से जोड़ना चाह रहा है। रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से चीन का माल दुनिया के देशों में भी जाएगा और दुनिया के देश भी संपन्न होंगे। लेकिन चीन जो है अफ्रीका में रेल मार्ग के निर्माण के दौरान और वर्तमान में जैसे ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, या श्रीलंका की हम्बनतोता बंदरगाह को उसने छीन लिया, और जिस प्रकार से वो एशिया के और अफ्रीका के जो देश हैं छोटे, उनको आर्थिक सहायता देता है, भारी मात्रा में निवेश उनमें करता है और फिर ब्याज जो वसूलता है उसकी शर्तें इतनी भीषण होती हैं कि वो देश उस ब्याज को नहीं चुका पाते और फिर चीन जो है उन देशों पे एक तरह से अपना आर्थिक स्वामित्व कर लेता है या उनके बंदरगाहों पे अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, उन्हें पट्टे पर ले लेता है। इससे इन देशों की विदेश नीति पे और चीन की आर्थिक ताकत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और ये देश चीन के आर्थिक गुलाम बन जाते हैं। और चीन यही चाहता है जिससे वो अपनी विशाल जनसंख्या को इन देशों में खपा सके। तो चीन की ये जो नीति है आर्थिक दबाव की, इससे दुनिया के देश जो हैं वो बहुत हद तक विचलित है, लेकिन वे चीन के जो पैसा है उसकी चकाचौंध में आके वो इससे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे वर्तमान में नेपाल जो चीन के पैसों की वजह से इस चीज़ को भूल जा रहा है कि चीन उसकी सीमाओं में भी अतिक्रमण कर रहा है। वर्तमान में एशिया में आप भारत और कोई गिने चुने ही देश देखेंगे जो चीन के इस आर्थिक दबाव की नीति का बिल्कुल जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और चीन इसीलिए भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो ये चीन की विदेश नीति की विशेषताएं थी जो आपको अच्छी लगी होंगी और वर्तमान में चीन के बारे में हमारे को जो समझ है उसको बढ़ाने में काम आएगी। धन्यवाद।